रीजनिंग फंक्शन ग्रुप 2। पहला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड लाई इन बिटवीन पेरेंट एल्केन एंड करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। क्या वजह हो सकती है? कोई एक कार्बन एटम, मतलब कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास की आप यहाँ पे एक एल्केन, एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड ले लीजिए। चलिए ये ले लेते हैं, एक एल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे एक आपका और क्या था, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल CH3 CH2OH। अंतर क्या है? ये बिल्कुल नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर है तो यहाँ पे वैंडरवाल फोर्सेस जो है काम करेंगी। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? वैंडरवाल्स। यहाँ पे जो फोर्सेस काम करेंगी वो क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पे H, तो इस तरह का पोलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। या आप यहाँ पे कह सकते हैं ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रक्चर ना रेजोनेटिंग होते हैं। यहाँ पे ये है तो फिर से लोन पेयर यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज की तरह, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा। तो आप पार्शियल चार्जेस मान के चल सकते हैं, और कंप्लीट चार्ज भी बीच में कभी कभी रहता है। तो दोनों तरफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये एल्डिहाइड के। ऐसे कीटोन के भी होंगे अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आप लिख देते हैं। तो पोलर नेचर है, दिस इज पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्सेस आपकी काम करती हैं? जैसे मान लेते हैं ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सेकंड। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्सेस होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक तो कह ही सकते हैं, वो तो सारी हैं, ये भी है, बट इन फोर्सेस को हम बोलते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ वैंडरवाल फोर्स होती है जिसका नाम है कीजोन फोर्स। कीजोन फोर्स, दो तीन नाम मैं बता रहा हूं, ये ध्यान रखो। अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे नॉन पोलर, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वीकेस्ट वैंडरवाल फोर्स होती है जिसका नाम है लंदन फोर्स। और दोनों पोलर हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज कीजोन फोर्स। ये भी वैंडरवाल है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इस केस में तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन एक केस और समझिए यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल है और एक नॉन पोलर है, ये भी तो कॉम्बिनेशन आ सकती है। तो यहाँ पे जो फोर्सेज है वो कहलाती है डेबाई फोर्स। ये सारी आपकी वैंडरवाल फोर्सेज हैं जिनको ग्रेड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि किन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन आपका होता है। इथाइल अल्कोहल में तो सिंपली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये आपको पता ही है। अल्कोहल्स में जैसे HOR एंड HOR, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, और बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, 3 मतलब ये डॉटेड लाइन जिससे आप हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ सिंबलाइज कर सकते हो, H बॉन्ड। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड लाई बिटवीन पेरेंट एल्केन एंड करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। क्या आंसर आपकी समझ में आ गया है? क्या लिखना है? देखिए ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, बना दीजिए। ठीक है, एल्केन के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा एल्केन इज नॉन पोलर। ठीक, एंड फाइनली इसके बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी कि ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वैंडरवाल है तो वीकेस्ट ना, भले ही यहाँ पे ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका, कीटोन का, फिर आ जाता है डेबाई फोर्स, और सबसे वीक होती है लंदन फोर्स। तो उस केस में ये वीकेस्ट फोर्स है वैंडरवाल्स। यहाँ पे जो आपकी पोलर मॉलिक्यूल्स में ये आपकी इंटरमीडिएट है, और ये आपकी हाईएस्ट IMF है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये आपने पढ़ा ही हुआ है कि IMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट
के बेसिस पे, IMF के बेसिस पे आप ये इसको जस्टिफाई करेंगे। आंसर लिख लोगे अपने आप। ठीक है, सबसे पहले बात करिए एल्केन की कि ये सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों है। एल्केन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन विच वैंडरवाल फोर्सेस आर वीकेस्ट। चाहे तो लंदन फोर्स का मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हेंस इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोएस्ट। फिर आप बात कर लीजिए एल्डिहाइड की कि द मॉलिक्यूल इज पोलर। उसका जस्टिफिकेशन ऐसे आप बना दीजिए डायग्राम के थ्रू, and the force between two polar molecules is greater than the force between alkane molecules, hence boiling point is greater than alkane. बट लोअर इससे क्यों है ये भी ये जस्टिफाई करना है। तो तीसरा पॉइंट क्रिएट करिए जिसमें अल्कोहल के बारे में बात करिए। इन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट ड्यू टू विच इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट। क्लियर है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और आप ये रिलेशनशिप वहां पे मेंशन कर सकते हो। इस बेसिस पे आप ऑर्डर लिख दो कि एल्केन या C2H6 का बॉइलिंग पॉइंट कम है किससे, CH3CHO, लेस देन आपका अल्कोहल। तो अगर ये अरेंज द फॉलोइंग आता है तो भी आपके पास जस्टिफिकेशन है, और अगर ये आपका जस्टिफाई करने को आता है तो आपको हर एक के बारे में बात करनी है, सिर्फ एल्डिहाइड के बारे में बात नहीं करनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आंसर को फ्रेम करिए कि 3 पॉइंट्स अलग अलग लाइन में लिखिए और तीनों पॉइंट्स में एक एक चीज की बात करिए और लास्ट में कंक्लूजन कर दीजिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम क्यों होता है। एल्डिहाइड का अल्कोहल का रफली 78 है, इसका 56 के आसपास हो सकता है, 56 के आसपास, और ये और भी कम होगा, ये चेक करना रहेगा क्योंकि ये गैस है तो माइनस में ही जाना है, गैसीय स्टेट में। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया ये सब, आगे चलें। तो अब यहाँ पे ये कल मैंने अपलोड कर दिया था वीडियो भी और ये भी, ये चेक कर लेना इसमें स्टडी मटेरियल सेक्शन में, रिवीजन 2 क्लासरूम में। In the lab preparation of acetaldehyde by oxidation of ethanol, acetaldehyde is distilled out continuously. क्या रीजन हो सकता है? बिल्कुल ठीक, अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करना पड़ेगा। अगर वो मिक्सचर में रहेगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एसिड मिल जाएगा, और उसके लिए आपको ये डिस्टिल आउट करना पड़ेगा। तो ये बात कैसे समझाई जाए? सेकंड नंबर पे आंसर के प्रेजेंटेशन को ऐसे रखिए कि टीचर को दिमाग कम लगाना पड़े, पैराग्राफ राइटिंग नहीं चाहिए। जितना आप यहाँ पे समझा सकते हैं, जैसे आपके पास क्या है, एल्कोहल है CH3CH2OH, और इसका आपने ऑक्सीडेशन किया, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये बन गया आपका CH3CHO। CH3CHO का फर्दर ऑक्सीडेशन किसमें हो जाएगा, एसिड में, वो भी दिखा दीजिए यहाँ पे। तो अब आपको इस चीज को समझाना है कि ये आपको ये बाहर चाहिए, इसको आइसोलेट करना है, तो आपको इसे वेपोराइज करके बाहर निकालना है। वेपोराइज आप किस तरीके से कर सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का मान लेते हैं 78 डिग्री है, और ये बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका एल्डिहाइड का से 56 डिग्री। ऑरिजिनलिटी चेक कर सकते हैं, राउंड अबाउट इसी के आसपास होगा। तो यहाँ रिएक्शन का टेम्परेचर जो आपको लेना है वो लेना है इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम और इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, से 64 डिग्री सेंटीग्रेड हमने ले लिया। ठीक है, तो ये आपको जस्टिफाई करना है लिखने में कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल ऑफ रिएक्शन शुड बी, the reaction temperature should be greater than the boiling point of aldehyde but less than the boiling point of alcohol. So as soon as aldehyde is formed, it will vaporize. As soon as aldehyde is formed, it will vaporize, and thus its oxidation can be prevented. Clear है ये बात? तो इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, टीचर को ये भी बात समझ में आ जाएगी, और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं नीचे। ये आपका रिएक्शन टेम्परेचर है।
बेसिक फंडामेंटल यही समझाइए कि रिएक्शन का टेम्परेचर ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल. सो एज सून एज एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड इट विल वेपोराइज एंड विल इट्स फर्दर ऑक्सीडेशन इज प्रिवेंटेड. बस इतनी लाइन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. क्या इसमें ये तो पढ़ा हुआ है आपने. मान लेते हैं आप एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी लेते हैं, RCHO और RCOR, और इसकी रिएक्शन आप कराते हैं प्लस सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3. तो ये दोनों चीजें रिएक्ट करके क्या बना देती हैं, व्हाइट फेस्टेट. सो इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी और एल्डिहाइड कीटोन अलग हो जाएगा. ठीक है, तो इम्प्योरिटी यहाँ पे अलग होती है और फिर इसमें अगर आप डाइल्यूट HCl डाल देते हैं या कोई भी वीक एसिड तो ये वापस आपको एल्डिहाइड में मिल जाएगा. एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आपके रिस्टोर हो जाएंगे. सो ये आपको बताना है कि ये एक तरह का प्यूरिफिकेशन मेथड है जिसमें इम्प्योर एसीटोन और एल्डिहाइड को आप प्योर कर सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन पर्पस. इतना आपको समझना है. क्लियर है. हो गया. कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड. फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड. बताइए क्या कारण हो सकता है. बताइए. ये देखिए, ये यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये बन जाएगा RC सिंगल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे H. तो यहाँ पे ये कह सकते हैं इस कार्बन का नेचर क्या है. व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन. ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है. इलेक्ट्रोफिलिक, ये कॉम्पिटिशन में ये लैंग्वेज यूज की जाती है. व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन एटम इन एल्डिहाइड और कीटोन. पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, है ना. इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है. इलेक्ट्रोफिलिक नेचर पे अटैक क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हमने बना दिया. न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट या जो सरप्लस में होते हैं इनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सरप्लस में है. एक लोन पेयर आपको दिख रहा है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये अटैक करेगा. अब दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि अगर इसका प्लस आई इफेक्ट होता है तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव. यहाँ क्या चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव. ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, कमजोर. इस वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एडिशन आप कार्बन कार्बन पे कराते हो, मतलब ये जो एडिशन है ये कहाँ हो रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे. अगर आप कार्बन कार्बन पे एडिशन कराते हो तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. कहीं पे भी कार्बन कार्बन पे अगर एडिशन होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाता है. जैसे आप एल्कीन में एल्काइन में कराते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. अब मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन अगर कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन, अगर कार्बन के अलावा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ये कार्बन अटैच है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. क्योंकि नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका हो रहा है. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे फास्ट किस पे होगा, एल्डिहाइड पे. क्यों, कीटोन के केस में क्या होगा, दो एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे.
तो 2 बार यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, इसका भी है, तो डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव, इधर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है कीटोन्स में, इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट बाय 2 एल्काइल ग्रुप, ये इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को फर्दर लोअर कर देगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कमजोर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो आपको ये जो समझाना है, ये समझाना है प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप के बेसिस पे, प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एल्काइल ग्रुप। अब मैं सीरीज में इनको जोड़ता हूं और आप इसको उसी ऑर्डर में नोट करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझाना है कि कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्यों होता है। तो ये आपको समझ में आ गया क्यों होता है, पाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इस पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर पे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अटैक क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक एल्डिहाइड में तेज है और कीटोन में सबसे कम है। वजह फिर आपको इसके प्लस आई इफेक्ट को बताएंगे। यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है जिसके इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो कार्बन पे चार्ज है पॉजिटिव, वो आपका क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। समझ में आ गया? इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड, कंपैरिजन फिर भी एल्डिहाइड से रहेगा, दोनों जगह ये चार्ज है, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस 1 आर है और यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, यानी कि इंक्रीज्ड मैग्नीट्यूड है किसका, प्लस आई इफेक्ट का, which will lower the positive charge density on carbon atom, या कार्बोनिल कार्बन कह सकते हैं यहाँ पे सर। ये क्या है, कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है, सी डबल बॉन्ड होता है। क्लियर है? लिख लेंगे अपने आप, सीरीज में जोड़िए। सबसे पहले जस्टिफाई करिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम क्यों है, उसी वजह से रिएक्टिविटी यहाँ पे कंट्रोल हो रही है। जितना तेजी से अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कितना पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यहाँ पे किसकी होने वाली है, फॉर्मल्डिहाइड की। सही बात है या नहीं? तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आता है, मान लो एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन, तो आप कर लेंगे। सबसे तेज रिएक्टिव क्या होने वाला है, HCHO, फिर उसके बाद जो भी एल्डिहाइड होगा, और फिर उसके बाद आपका कीटोन। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो कम होती है, एंड दैट विल रिड्यूस द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दैट कार्बन। बस इतनी बात आपको समझना, ठीक है? क्योंकि ये चीजें याद रह जाएंगी। लैंग्वेज के डिक्टेशन जो है वो आप अपने आप बनाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? कंसेप्ट यहाँ पे देखिए। चलिए 4th क्वेश्चन पे समझ में आ गया, ये क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये यहाँ पे क्वेश्चन आया है, तो देखते हैं यहाँ पर 5th क्वेश्चन। देखिए, अगर हम यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट चेक करें, न्यू की वैल्यू तो 1.84 डिबाई के आसपास होती है। इतना हाई डाइपोल मोमेंट आप कैसे एक्सप्लेन करोगे एल्डिहाइड और कीटोन का? अगर आप ये कहते हो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिर्फ यहाँ पे आप ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड पेयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन के अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया या डेल्टा पॉजिटिव। ये पार्शियल चार्जेस इतनी हाई वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यहाँ कंप्लीट चार्ज चाहिए। तो फिर यहाँ पे आपको ये समझाना पड़ेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन ये तो है, अपनी जगह है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, यहाँ 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं। पहले तो ये समझिए, एक पाई इलेक्ट्रॉन जिसकी बात हो रही है जो ट्रांसफर हो रहा है, और दूसरा है आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ है उसकी वजह से तो कंप्लीट चार्ज आएगा, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के यहाँ ट्रांसफर होने से या शिफ्ट होने से, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसकी वजह से डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। ये दोनों का इफेक्ट इस डाइपोल मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपके। तो एल्डिहाइड के हाई डाइपोल मोमेंट की वजह दोनों है, इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू more electronegative oxygen atom
एंड ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपका जो कंप्लीट चार्ज आता है, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द हाई वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर आपसे ये पूछे डायपोल मोमेंट एल्डिहाइड का ज्यादा है या कीटोन का, स्ट्रक्चर बना लीजिए। इसके नीचे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ पे शेड पेयर है तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज भी है। अब बताइए क्या करेंगे भाई, इसका प्लस है इफेक्ट इसके चार्ज को कमजोर करेगा। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू टी। जब ये क्यू कमजोर हो गया तो फिर वहां पे क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए म्यू ऑफ एल्डिहाइड यानी कि डायपोल मोमेंट ऑफ एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ कीटोन। ये चीज क्लियर है। अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, बनता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। नोट कर लीजिए जो बातें आपको लिखनी है यहाँ पे। जहां कोई स्पेसिफिक वर्ड होंगे मैं बताऊंगा, लेकिन अदरवाइज आप जनरली अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन लिखिए। एक्सप्लेनेशन 4 लाइन मैक्सिमम, 5 लाइन, इससे ऊपर आधा पेज पे नहीं जाना। मैक्सिमम 3-4 लाइन में टू दी पॉइंट बात करनी है बस, इतना टाइम नहीं है। और डायग्रामेटिक अगर आप बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके नीचे कम एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए छठे क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ ये 2 बार आ गया, चल कोई बात नहीं। आयोडोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड बट नॉट विद आयोडीन। एसीटोन का रिएक्शन आयोडीन से करते हैं तो आपको नहीं मिलता आयोडोफॉर्म, लेकिन NaIO से करते हैं तो मिलता है। वजह क्या है? देखिए सिंपल सी चीज, CH3CO CH3 प्लस आयोडीन, एरो, नो रिएक्शन। मतलब आयोडोफॉर्म नहीं बन रहा, कुछ और रिएक्शन हो जाए तो हो सकता है कि या एल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन नो रिएक्शन की जगह नो आयोडोफॉर्म ऐसे लिख दीजिए, नो CH3। रिएक्शन तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। बट अगर हम यहाँ पे इसका रिएक्शन कराते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaIO, जो आई थिंक सो 3 टाइम्स लिया जाएगा क्योंकि 3 आयोडीन चाहिए हमको, तो ये बनेगा CH3 प्लस CH3CONa। तो 3 कार्बन एटम आपके कंज्यूम हो गए यहाँ पे, और 2 टाइम्स NaOH, क्योंकि Na हमने एक ही टाइम यूज किया है तो 2 टाइम हमें यहाँ पे ये देना पड़ेगा। वजह ये है कि आयोडोफॉर्म जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन को कहा जाता है एल्कलीन हेलोजनेशन या हेलोजनेशन इन एल्कलीन मीडियम। तो अगर आप सिंपल हेलोजनेशन कर रहे हैं ऊपर, जैसे आयोडीन के साथ आपने किया, इवन क्लोरीन ले लीजिए, नई रिएक्शन होगा। यहाँ पे NaIO ये कैसे बना आपका? NaIO जो बना है वो रिएक्शन विद, ये आपने पढ़ा होगा, NaOH प्लस I2, कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन है, और यहाँ पे बनेगा NaI प्लस NaIO प्लस वाटर भी है। तो सोडियम हाइपोआयोडाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयोडीन एंड बेस। तो अल्कलीन मीडियम भी है यहाँ पे NaIO में, और यहाँ पे आयोडीन भी है। इस वजह से यहाँ पे ये रिएक्शन होता है। तो हेलोजनेशन इन अल्कलीन मीडियम इज कॉल्ड एज हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये बात ध्यान रखिए। अल्कलीन मीडियम कहाँ से आ रहा है, इस रिएक्शन से आप समझा सकते हैं। यहाँ पे NaOH आपने यूज किया है तो NaIO में दोनों चीजें हैं, हेलोफॉर्म भी है और अल्कलीन मीडियम भी है। इस वजह से ये रिएक्शन आपका होगा। तो लिखने के बाद आप इसमें छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये तीनों रिएक्शन दिखा दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फिर लिख लीजिए हेलोफॉर्म रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन मीडियम। ठीक है, या हेलोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन मीडियम इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन, and in NaIO both alkali and halogen are present. That's why haloform reaction can be
conducted या produced। जो बात समझ में नहीं आए दोबारा पूछिए। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Acetic acid can be halogenated in the presence of red phosphorus and chlorine, but formic acid cannot। बताइए। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था, 7th या 6 था? 6 था, तो 6 में लिख देता हूँ, पीछे वाला 5 था, तो 2 बार रिपीट हो गया है। देखिए एसिटिक एसिड CH3COOH, आपने हेलोजनेशन किया क्लोरीन के शीट में ना 2 5 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पिछला भी शायद 5th ही था, ये भी 5th था आपका, ठीक है, तो नंबरिंग चेक कर लीजिए। तो COH क्लोरीन आपने हेलोजनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है। सेम कंडीशंस में फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं है, रेड फॉस्फोरस। समझ में आ गया होगा कौन सा रिएक्शन है ये, कौन सा है? HVZ। HVZ रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा कार्बन एटम जो है वहां पे H हट के Cl आएगा, तो CH2 यहाँ पे Cl, आगे COH प्लस HCl। फॉर्मिक एसिड में ये रिएक्शन नहीं हो रहा क्योंकि अल्फा कार्बन एटम ही है, तो हाइड्रोजन कहां से हटाएंगे, इसीलिए नो रिएक्शन। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड में, पहले ये समझाइए कि HVZ रिएक्शन में होता क्या है। HVZ रिएक्शन में आपका अल्फा कार्बन एटम रिप्लेस होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन आएगा ही नहीं, तो फिर ये समझाइए एसिटिक एसिड में तो है लेकिन फॉर्मिक में नहीं है। और प्रोपाइनिक हो तो वहां पे अल्फा और बीटा दोनों होंगे, आपको अल्फा कार्बन एटम का H हटाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। लिख लिया? तो क्वेश्चन ये था, एसिटिक एसिड कैन बी हेलोजनेटेड रेड फॉस्फोरस एंड क्लोरीन बट फॉर्मिक एसिड कैन नॉट। Boiling point of an acid is higher than that of alcohol with same number of carbon atom। same number of carbon atom का था comparable molecular mass। तो बताइए क्या वजह है? देखिए 7th क्वेश्चन में आपने कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास का अल्कोहल और क्या लिया है दूसरा, एसिड। ओके, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे भी CH3 C डबल बॉन्ड O और ऊपर OH। फर्क बस यही है, एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बन रहे हैं पर मॉलिक्यूल, तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अल्कोहल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं HOC2H5, 2 कार्बन एटम का ही मैं अल्कोहल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बनता है। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, यही आपको समझा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन फिर भी एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, बस ये ध्यान रखिएगा, RCH2OH। यहाँ एल्काइल ग्रुप सेम है, कार्बन एटम भी सेम है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको यहाँ समझाना है। इसमें बस डायग्रामेटिक बना दीजिए और लिख दीजिए ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिड, यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, और यहाँ सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, लिख लिया? लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्या वजह है?
देखिए 8th क्वेश्चन, यहाँ पे आप खुद चेक करिए, HCOOH, CH3COOH, क्या आंसर बनेगा? देखिए दो तरह के एंड होते हैं, आपको पता है, एल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OOH, ये क्या है? पोलर एंड है, और ये आपका नॉन पोलर एंड है। दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, एल्काइल ग्रुप पानी से अटैच नहीं होगा, और ये जो एंड है ये आपका हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, पीछे आपने देखा ही है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स भी और पानी के साथ, हाइड्रोफिलिक एंड। तो यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोफिलिक एंड तो कांस्टेंट है, सिर्फ हाइड्रोफोबिक पार्ट आपका बढ़ता जा रहा है डाउन द सीरीज। तो लोअर अल्कोहल जो एसिड्स हैं ये ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, लोअर एसिड्स आर ज्यादा सॉल्युबल, रीजन आपका यही है, हाइड्रोफोबिक पार्ट यहाँ पे बढ़ता जाता है। दूसरा एक और बात यहाँ पे आप समझा सकते हो कि RCOOH, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर OH बॉन्ड का यहाँ खींचा, ये यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। ये डेल्टा नेगेटिव क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर को भी इधर कर देगा, तो यहाँ पे भी आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर को शिफ्ट कर देगा, तो पोलैरिटी OH बॉन्ड की कम हुई, पोलैरिटी OH बॉन्ड की कम होने से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में दिक्कत आएगी या वीक बनेगी। समझ में आई ये बात? तो दूसरा रीजन अगर आपको देना हो तो आप ये दे सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन bulkier nature of alkyl group, the polarity of OH bond gets reduced. Decreases लिख दीजिए, polarity of OH bond decreases. Hence, it becomes difficult to form hydrogen bond with water, या weaker hydrogen bond is formed, ऐसे करके कुछ आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ये समझ में आ गया ये बात? कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिख लिया ये? देखिए 9th क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड इन वेपर फेज हैज मॉलिक्यूलर मास 120 इंस्टेड ऑफ एक्चुअल कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60। वेपर फेज में इसका मॉलिक्यूलर मास 120 क्यों है? इसकी वजह यहाँ पे आपने समझी है अभी कि ये डाइमर बनाता है वेपर फेज में, तो वेपर फेज में ये डाइमर बनाता है, इस वजह से यहाँ पे आप ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर इन वेपर फेज, बस मैं इतना लिख रहा हूं, इसको आप फ्रेम कर लीजिएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। ये किसी भी एसिड पे पूछा जा सकता है, पर इस पे ही क्वेश्चन अभी तक आया है, डाइमर इन वेपर फेज। वैसे आपका मॉलिक्यूलर वेट इसका 60 होता है, तो डाइमराइजेशन की वजह से मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड इज डबल इन वेपर फेज, देन इट्स नॉर्मल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू, तो वो भी सेम आंसर यही बनने वाला है, अगर ये एसिटिक एसिड नहीं कहते हैं, कोई और एसिड कहते हैं। 10th, the carbon oxygen bond in carboxylic acid is shorter than in alcohol. क्वेश्चन दोबारा इसे समझ लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो शॉर्टर होती है देन इन अल्कोहल, समझते हैं ऐसा क्यों? 10th, पहले तो लोकेट करें कौन सा CO बॉन्ड की बात हो रही है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो ये वाले बॉन्ड की बात हो रही है। और अल्कोहल में भी आपका जो RCHOH, यहाँ पे भी आपके ये वाले CO बॉन्ड की बात हो रही है।
ये पूछ रहे हैं जब ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो आखिर इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर क्यों है? तो ये समझिए यहाँ पे होता क्या है, ये लोन पेयर तो बना लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ पे लोन पेयर बनाइए और ये एच। होगा क्या, ये रेजोनेंस यहाँ पे रहता है। होता क्या है, अगर आप H पॉजिटिव निकाल दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको आगे बढ़ाते हैं रिएक्शन को, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, और ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर हो गए। अब पहले 2 थे, ये भी चला गया H पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज है, 3 लोन पेयर है, और आपको पता है लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होता है, तो उस वजह से क्या होगा, ये रिपेल होना चाहेगा। तो और ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, ये इधर ट्रांसफर होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसको खींच लेगा इस तरह। क्लियर हुई है बात? तो अगला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनने वाला है वो ये बनेगा, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ, ओ पे यहाँ पे 3 ये आ जाएंगे नेगेटिव, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, और इधर ये चीज समझ में आई आपको? तो यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों ऑक्सीजन के बीच में इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस की वजह से ना तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और ना इसके अंदर परफेक्टली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अगर मान लेते हैं 1.54 है, मान लेते हैं, मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद है, और डबल बॉन्ड की मान लेते हैं 1.32 है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इन दोनों के बीच में रहेगी, मान लेते हैं 1.4 भी। बात समझ में आई? तो ये CO बॉन्ड यहाँ पे छोटा क्यों है, इससे ड्यू टू रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस आपको समझाना पड़ेगा, ये रेजोनेंस आपको ये स्ट्रक्चर बना के बताना पड़ेगा। और यहाँ पे H पॉजिटिव आया, अब आपने सुना कि ये एसिडिक क्यों होता है, OH बॉन्ड तो यहाँ पे भी है, OH बॉन्ड यहाँ पे भी है, ये बॉन्ड टूट के H पॉजिटिव आयन निकल रहा है, लेकिन अल्कोहल में नहीं निकल रहा। वजह, ये स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसकी मेन वजह क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह से ये अपनी पुरानी स्टेट को छोड़ के नई स्टेट में कन्वर्ट होना चाह रहा है, एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन बनाना चाह रहा है। कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और H पॉजिटिव आयन यहाँ पे रिलीज हो जाता है। इस वजह से ये एसिडिक है, अल्कोहल एसिडिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो आयन होगा यहाँ पे RCHO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो कैसे ये स्टेबलाइज्ड होगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो मैंने 2 चीजें समझा दी आपको, कि पहली चीज हमारी यहाँ पे क्या थी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे कैरेक्टर जो है इसका CO बॉन्ड का कम क्यों है बॉन्ड लेंथ, और इसकी यहाँ पे ज्यादा क्यों, जबकि दोनों में सिंगल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, कभी सिंगल बॉन्ड रहता है। तो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है इट इज शॉर्टर देन ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, एंड शॉर्टर देन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का यहाँ पे नेचर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको? और ऐसा दोनों केस में रहेगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ भी, तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। अगर ये कहा जाए कि कार्बन ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ बराबर है, जबकि एक जगह डबल बॉन्ड है एक जगह सिंगल बॉन्ड है, तो भी इसका आंसर क्या होगा, रेजोनेंस। क्लियर है ये बात? क्योंकि दोनों जगह डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर वेरी कर रहा है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन आपके हो जाते हैं। पहला कि दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ सेम क्यों है, जबकि एक सिंगल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है। दूसरा, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एसिड का छोटा क्यों है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन अल्कोहल से। तीसरी बात, एसिड जो है ये यहाँ पे मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में H पॉजिटिव जल्दी रिलीज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है किसका, कार्बोक्सिलेट आयन का, जो कि एल्कोक्साइड आयन में नहीं है। और रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन फास्टर होने की वजह से एसिड्स आर एसिडिक कैरेक्टर के लिए यही रिस्पॉन्स कर रहे हैं।
तो ये तीन चीजें समझ में आ गई आपको। आंसर जो लिखना है वो भी समझ में आ गया, यहाँ पे क्या लिखना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए बिना मत लिखिएगा, वरना समझाना मुश्किल हो जाएगा। कल को अगर हम एक्सप्लेनेशन सही नहीं भी लिख रहे हैं तो ये देख के टीचर पहचान जाएगा कि हाँ ये चीज समझाई। तो सिंपल एक चीज लिखाना, ड्यू टू रेजोनेंस द बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इज शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। इतनी चीज भी आप लिखाओगे स्ट्रक्चर के साथ तो भी नंबर आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये अलग से कोई निकाला हुआ नहीं है, सब बोर्ड के क्वेश्चन है। एस्टिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन इथाइल अल्कोहल। आई थिंक तो अब क्लियर है ये एसिड स्ट्रॉन्गर क्यों है। हिंट लिख लीजिए 11th क्वेश्चन में, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 12 11 ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। आप चाहो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बना लीजिए। कार्बोक्सिलेट आयन आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज के साथ ये समझाना पड़ेगा कि ये स्टेबल है इसीलिए H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, और एसिडिक नेचर H पॉजिटिव की वजह से। बस ये आपको समझाना पड़ेगा। So this is resonance stabilized. Trichloroacetic acid is stronger than acetic acid. ये समझिए। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या होता है? कार्बन पे आपने पहले तो नॉर्मल बना लेते हैं एसिटिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, और फिर यहाँ पे ट्राइक्लोरो, मतलब 3 H हट के 3 Cl आ गए। देखिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा, मैंने आपको समझाया था, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसकी पोलैरिटी की वजह से था, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसके लोन पेयर को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज ट्रांसमिट हो जाएगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर होते हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो प्लस आई इफेक्ट जो है यहाँ पे, उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन? जो सिग्मा बॉन्ड के हैं, जो सिंगल बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज की वजह से पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट की वजह से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, अब ये डेल्टा नेगेटिव तीनों क्लोरीन पे आएगा, तो सोचिए मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना बढ़ गया। ये क्या करेगा? शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इस शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव वैसे ही है यहाँ पे जैसे ओरिजिनली था OH पे। ये शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव आया और वो शेयर पेयर को और इस तरफ खींच देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? OH बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, OH बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीजेस, और यहाँ क्या हो रहा है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्लोरीन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव शेड पेयर गए, तो यहाँ पे OH बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, OH बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीजेस। अब एसिडिक नेचर कब पता चलता है? जब हम इसको पानी में डालेंगे। पानी क्या है? पोलर, पोलर सॉल्वेंट पोलर बॉन्ड को अच्छे से तोड़ देगा और H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा। Greater the polarity, more easily it is hydrolyzed in polar medium, and the H positive release, the release of H positive ion becomes easier. तो यहाँ पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए आसानी से H पॉजिटिव नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या है? वीक एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन मोनोक्लोरो से कहें तो भी आप यही रीजन देंगे, डाइक्लोरो से कहें तो भी ये देंगे, ट्राइक्लोरो से कहेंगे तो भी ये देंगे। ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस बाय क्लोरीन या जो भी ग्रुप है, यहाँ पे कोई ये कुछ भी लगा सकते हैं माइनस आई इफेक्ट के लिए। द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीजेस ड्यू टू विच द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन बिकम्स इजियर when it is introduced या dissolved in water. Hence acidic nature increases. तो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव, एसिडिक का मतलब रिलीज ऑफ H पॉजिटिव, और रिलीज ऑफ H पॉजिटिव की वजह क्या है? OH बॉन्ड की पोलैरिटी, और OH बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज कौन कर रहा है? माइनस आई के साथ क्लोरीन का। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, अगर हम यहाँ पे इसका ऑर्डर आपसे पूछते हैं, ये लिख लिया, इसका ऑर्डर आपसे पूछते हैं तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड CL3, सॉरी ये CH और आएगा यहाँ पे, नहीं ये हटाइए, CCl3 आएगा, COH ग्रेटर देन CHCl2 COH, ये डाइक्लोरो हो गया, देन मोनोक्लोरो Cl CH2 COH ग्रेटर देन एसिटिक। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। इवन यहाँ पे ये भी ऑर्डर हो सकता है कि फ्लोरो एसिटिक एसिड, ये मैं मोनो ही ले रहा हूं, मोनो डेरिवेटिव, ग्रेटर देन क्लोरो CH2 COH ग्रेटर देन ब्रोमो CH2 COH ग्रेटर देन आपका आयोडो CH2 COH। ये बात समझ में आ गई। इसमें एक वेरिएशन और भी बन सकता है, ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो है ना, ये HCl के बराबर स्ट्रॉन्ग होता है। सोचिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बराबर स्ट्रेंथ होती है, और एसिटिक एसिड तो हम विनेगर के फॉर्म में खाते हैं, HCl नहीं खा सकते, काफी कोरोसिव होगा। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए, 4 कार्बन एटम मैं बना रहा हूं, और यहाँ पे COH, ये आपका अल्फा कार्बन एटम है, ये बीटा है, ये गामा है, और ये आपका डेल्टा है। तो यहाँ पे अगर अल्फा क्लोरो, मान लेते हैं मैं क्लोरीन कभी यहाँ लगा रहा हूँ, कभी बीटा पे, कभी गामा पे, कभी डेल्टा पे, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड ग्रेटर देन बीटा, ग्रेटर देन गामा एंड ग्रेटर देन डेल्टा। ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके क्लोरोएसिटिक एसिड हैं, लेकिन लोकेशन बदल रही है यहाँ पे। जितना OH बॉन्ड से दूरी बढ़ती जाएगी माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप की, उतना उसका एसिडिक नेचर डिक्रीज होता चला जाएगा, ग्रेटर देन एसिटिक एसिड। तो ये कुछ वेरिएशन हैं जो आपकी समझ में आ गए हैं माइनस आई इफेक्ट की वजह से। और प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या होगा? आपका OH बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज होगी। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से अगर ऑर्डर हमसे पूछते हैं तो फॉर्मिक एसिड सबसे तेज रिएक्ट करेगा, देन एसिटिक एसिड, देन आपका प्रोपाइनिक एसिड। फॉर्मिक, ये सॉरी C3H, ये C2H5 यहाँ पे आएगा। तो फॉर्मिक सबसे स्ट्रॉन्ग है, मधुमक्खी जब काटती है तो यही एसिड इंजेक्ट होता है, तो एक्सपीरियंस किया होगा कभी आपने, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये चीज क्लियर है? लिख लिया सारा? तो अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन, अब आपके खुद से ही निकल आएंगे। देखिए, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, लिख लेंगे। यहाँ पे क्या समझाना है? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस, हेंस द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन बिकम्स डिफिकल्ट। तो फॉर्मिक एसिड, और दोनों को कंपेयर करना है आपने, फॉर्मिक एसिड में प्लस आई इफेक्ट नहीं है और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, ये आपको समझाना पड़ेगा। क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, फिर क्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट है क्लोरोएसिटिक एसिड में, ड्यू टू विच द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीजेस and the removal of H positive ion becomes easier in aqueous solution. ठीक है? Hence it is more acidic than acetic acid where there is plus the effect.
यहाँ प्लस है इफेक्ट है, तो ये लिख लीजिए। अगर जो भी हिंट आपको लिखने हैं इन क्वेश्चंस के, फ्लोरो एस्टिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन क्लोरो एस्टिक एसिड, ये भी बता दिया। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ग्रेटर होता है। और फॉर्मिक एसिड, चलिए 15 तक पहले आप अपने जो भी आपने लिखना है वो लिख लीजिए, हिंट जो भी कुछ लिखना है। और जो नहीं समझ में आ रहा मेरे से दोबारा पूछिए, क्योंकि वो एक क्वेश्चन में सब समझा दिया मैंने, 4-5 क्वेश्चन आपके एक साथ हो जाएंगे। जब आपको कंपैरिजन मिले दोनों की बात करिए, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन है, दोनों में माइनस आई इफेक्ट का कंपैरिजन देना है। दैट फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, इसीलिए उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। ऐसे ही आपको क्लोरो एस्टिक एसिड और एस्टिक एसिड में माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट को कंपेयर करना है। 14th क्वेश्चन, तो दोनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि एसिडिक नेचर कम हो रहा है उसकी वजह क्या है, और क्लोरो एस्टिक एसिड में बढ़ रहा है तो उसकी वजह क्या है। ये दोनों बातें आपको कंपेयर करनी है। और ट्राई क्लोरो में भी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे आपका 3 नेगेटिव। क्लियर है? चलिए अब आता है 16th क्वेश्चन, लिख लिया ये सब। फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस टॉलेंट रिएजेंट, क्या वजह है? सिक्सटीन्थ क्वेश्चन है, देखिए फॉर्मिक एसिड में दो ग्रुप होते हैं, OH, इसकी वजह से तो एसिडिक नेचर है आपका, और इस ग्रुप की वजह से आपका क्या है, रिड्यूसिंग नेचर। ये आपका कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप, और ये जो है आपका एसिडिक ग्रुप है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी इस वजह से है और एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से रिड्यूसिंग नेचर है। और रिड्यूसिंग में आपको क्वेश्चन पहले ये टॉलेंस पे दे सकते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर मिरर में। और दूसरा कौन सा था, फेलिंग, ये रेड पीपीटी। एंड तीसरा था केएमएनओ4, ये डी कन्वर्ट। ठीक है, एक HgCl2 भी होता है, वो ग्रे एसिड बनाता है, बट वो हमने अभी दिया नहीं है, बट वो भी इसमें लिखा होता है किताबों में, Hg2Cl2 बनता है, उसमें ग्रे कलर का होता है। क्लियर है? 17. Benzaldehyde does not give aldol condensation while acetaldehyde gives. क्या रीजन दे सकते हैं? बेंजल्डिहाइड, हाँ जी बिल्कुल ठीक। 17th, CH3 में अल्फा कार्बन एटम है तो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, CHO। बेंजल्डिहाइड में क्या है, C6H5 और यहाँ पे CHO। इसको ऐसे समझिए कि हमने रिंग बनाया था यहाँ पे, और रिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमने CHO लगाया, तो ये जो कार्बन एटम है यहाँ पे, ये वाला, ये अल्फा हुआ, इसका हाइड्रोजन हटा के तो आपने CHO लगाया है, तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। और इस वजह से ये कौन सी रिएक्शन देगा, एल्डोल, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम है, अल्फा पे हाइड्रोजन भी है, इसीलिए गिव एल्डोल कंडेंसेशन। और यहाँ पे लिख दीजिए नीचे, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, सो नो एल्डोल कंडेंसेशन, गिव कैनिवेरो। बस इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ये? अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों होता है एल्डिहाइड कीटोन से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड। सिर्फ ये हिंट लिख लीजिए वहां पे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड।
18th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, मैंने रिपीटिशन नहीं हटाया, कर लेंगे ये। 19th एसिटिक एसिड कैन बी हेलोजनेटेड इन द HVZ रिएक्शन पे आएगा। 19th क्वेश्चन में लिख लीजिए, बस हिंट जो भी आपको लिखना है कि फॉर्मिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। 20th क्वेश्चन, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइलिन डाइएमीन, ये क्वेश्चन कल एमीन में मिस हो गया था तो मैंने यहाँ हिट कर दिया है। The normal boiling point of ethylene diamine and propyl amine आपको दे रखे हैं। How their molecules, although their molecules are of comparable size or comparable molecular mass, चलिए बना लेते हैं दोनों। 20th क्वेश्चन, एक है इथाइलिन डायमीन तो CH2 NH2 और यहाँ पे CH2 NH2। इथाइलिन डायमीन EN आप जैसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिगेंड में, और N प्रोपाइलमीन हो गया CH3 CH2 CH2 NH2। तो क्या अब आपको वजह दिख रही है? देखिए एक NH2 ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम बना पाएगा, दो NH2 है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। तो यहाँ लिख दीजिए ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू विच इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और यहाँ पे लोअर मैग्नीट्यूड है, लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लोअर मैग्नीट्यूड। पहले तो ये समझाइए कि यहाँ पे दो NH2 ग्रुप है जिसकी वजह से हायर है, और यहाँ पे एक NH2 ग्रुप है जिसकी वजह से लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ H बॉन्डिंग। तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं कि यहाँ पे दो NH2 ग्रुप हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से, तब ये ध्यान रखो। और यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी है पर एक NH2 ग्रुप है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना था? इसका 49 बताया हुआ है शायद, और इसका 117। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 21st, why is carboxylic acid form meta directing towards electrophilic substitution reaction? जस्टिफाई करने के लिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, इसके बनाते हैं। 21st, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इधर OH। OH आप चाहे ऊपर बना दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले तो ये इधर ये ट्रांसफर होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ नेगेटिव। और फिर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कहाँ ट्रांसफर होगा? बॉन्ड टू बॉन्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज -R इफेक्ट। तो मैं ये दोनों स्ट्रक्चर एक साथ यहाँ पे दोनों बॉन्ड्स को ट्रांसफरेंस दिखा रहा हूँ। थोड़ा आप चाहें तो बेंजीन रिंग बड़ी बना लीजिए, ट्रांसफर दिखाना आसान हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, इधर डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे OH। आप चाहें तो एक एक करके भी ट्रांसफर कर ये दिखा सकते हैं, मैंने एक साथ दिखा दिया है यहाँ पे। और यहाँ बॉन्ड कहाँ बचा? एक तो यहाँ पे बचा है और एक यहाँ बचा है। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड देखिए, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर होता है -R इफेक्ट में। बॉन्ड टू एटम नहीं जा रहा हूं मैं कहीं भी से, एक ही जगह यहाँ दिखाया है बॉन्ड टू एटम, बाकी जगह बॉन्ड टू बॉन्ड आपको ट्रांसफर दिखाना है। तो एरो बड़े ध्यान से बनाइएगा, कहीं एटम टू बॉन्ड ना लगे। तो यहाँ पे अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा वो ये बन जाएगा। यहाँ पे आपका आ गया ये बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज इधर, यहाँ पे बॉन्ड है, ऊपर आपका डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव, और यहाँ पे OH। अगर आप लोन पेयर दिखा रहे हो तो दो तो ऑलरेडी थे, तीन हो गए, तो तीनों यहाँ दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पे शुरू से आप दो दिखाइए। अब यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर होगा। एरो को लिफ्ट करिए और फिर इसको ड्रॉप करिए सही जगह पे।
तो यहाँ पे क्या है, इधर बॉन्ड था, इधर बॉन्ड आ गया और अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, इधर, और यहाँ पे एज इट इज सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कुछ। अब फाइनली ये क्या होगा, यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएगा और ये जो लोन पेयर है ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इधर, इधर और इधर, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है और फिर ऑर्थो पोजीशन पे है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता। जब भी आपका माइनस आर इफेक्ट होता है ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट्स। डीएक्टिवेट किस चीज के लिए हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो हो जाएगा आराम से, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों अट्रैक्ट करती है, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं करती? वजह पता है क्या है, तीन ये बॉन्ड जो है अंदर, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहाँ पे क्या होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस चीज को अट्रैक्ट करेगी, न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मतलब नेगेटिव सेंटर जनरेट होने चाहिए तब, जो कब होते हैं, प्लस आर इफेक्ट में। लेकिन यहाँ पे आपका ऑलरेडी प्लस है चार्ज, तो वो रिपेल हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए ये बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है और माइनस आर इफेक्ट डीएक्टिवेट करता है। अब आपका हाई चार्ज डेंसिटी कहाँ पे है, मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो पे, ये पैरा पे तो नहीं है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इस रीजन पे ही अटैक कर सकता है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बढ़िया नहीं समझाया जा सकता, वरना सब लिख के समझाना पड़ेगा। तो लिखिए कम, यहाँ पे बस आप इतना लिख दीजिए, सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोअर एट ऑर्थो एंड पैरा position and higher at meta position, therefore electrophile will finally attack at meta position, hence COS group is meta directed. That's all. कितना लिखना, क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, बना लीजिए। इन क्वेश्चंस में सारी जीओसी विद एग्जांपल कवर अप हो रही है। जीओसी अलग से पढ़ने की जरूरत इसीलिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे समझाना ही पड़ता है सब कुछ। तो जीओसी आपका सारा पार्ट यहीं कवर अप हो रहा है, लेकिन आगे के लिए मैं वीडियो फिर भी बना रहा हूँ, तो वो आपके पास भी पहुंच जाएगा, जिसमें अरेंज द फॉलोइंग में आपको मदद मिलेगी। लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, 2-1 दिन और लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिया ये सब कुछ। तो यहाँ पूछा था इज मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा डायरेक्टिंग क्वेश्चन पे पहले ये पूछिए, मतलब पढ़िए कि पूछा क्या गया है और उस चीज पे फोकस करना है आंसर पे। Why are carboxylic acid more acidic than phenol? हालांकि फिनॉल कंपैरिजन में तो नहीं है, आएगा तो नहीं, बट चाहिए समझना है, समझ लीजिए। देखिए दोनों में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, दोनों में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, फिनॉल में बना नहीं रहा और कार्बोक्सिलिक एसिड आपने समझ लिया है। अब मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, कौन सा, 22। 22 में एसिड के अंदर आपने देखा है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, तो ये क्या होगा, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के से समझिए, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से थे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 पेयर लेगा। ठीक है, तो
ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 एटम होने की वजह से आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझिए फिनॉक्साइड आयन, आपने लिया फिनॉल, तो फिनॉल में OH और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका किसमें, फिनॉक्साइड आयन, प्लस H पॉजिटिव यहाँ भी निकल रहा है और प्लस यहाँ पे आपका O और ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका क्या, फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक है। माना कि ये अंदर की तरफ अगर चलता है तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे डिस्पर्स होगा, लेकिन कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे ग्रेटर स्टेबलाइजेशन क्यों है, दोनों में रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा है। वजह क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर सकते हैं, और यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन एटम है जो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है। बात समझ में आ गई है? बस दोनों में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ये अंतर नहीं कर सकते, बट कार्बोक्सिलेट आयन में ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम व्हिच कैन डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज। बस इतना ही लिखना है, due to greater resonance stabilization in carboxylate ion which is due to presence of 2 electronegative oxygen atoms. लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। बता सकते हैं इसका आंसर अब आप? ये तो पता है कि एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब बस इतना समझा दीजिए यहाँ पे कि इन दोनों में से बेंजल्डिहाइड ज्यादा है या मोर और लेस रिएक्टिव, क्या होना चाहिए आपके हिसाब? बेंजल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, काम ज्यादा रिएक्टिव? देखिए 2 ही जवाब है, मोर और लेस। अब आप एक चीज में टिकी है, 23rd क्वेश्चन है ये, देखिए समझिए, दोनों के स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग और यहाँ C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, और एसिटाल्डिहाइड के अंदर भी आपने CH3 C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ही तो डिपेंडेंट है सब कुछ। यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर तो है नहीं, अगर हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, -R इफेक्ट होगा, और उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इन लोकेशंस पे डिस्पर्स हो जाएगा। अब कोई भागती हुई चीज को तो आप अटैक कर नहीं सकते, स्टैटिक चीज पे तो अटैक कर सकते हो, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो इसकी रिएक्टिविटी की वजह कम होने की क्या है? क्लियर है? समझ आ गया? तो यहाँ आपको यही समझाना है कि जो चार्ज है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डिस्पर्स हो रहा है, डिस्पर्स चार्ज पे अटैक करना न्यूक्लियोफाइल के लिए दिक्कत होगी। स्ट्रक्चर से समझाइएगा वो अच्छा रहेगा। देखिए ये सारी चीजें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे बनाया जा सकता है, बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एक और कोई एल्डिहाइड या कीटोन डाल सकते हैं। चलिए अगर मैं 3 चीजें आपको देता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, अब बताइए अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। पहले बेंजल्डिहाइड, फिर एसिटाल्डिहाइड और फिर फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है,
और वजह अलग है, इसकी रिएक्टिविटी कम की वजह नीचे लिखी हुई है, ड्यू टू रेजोनेंस द पॉजिटिव चार्ज present on carbonyl carbon is dispersed in benzene ring at ortho and para position. ठीक है, ड्यू टू विच न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज डिलेड, ऐसे करके आप समझा सकते हैं। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ये तो कर लेंगे आप, समझा चुके हैं ये, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम किस में, एल्डिहाइड में, फिर किस में, कीटोन में, और कीटोन में कम क्यों है, ड्यू टू इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट, यही बताया था आपको। ओके, क्लोरोएस्टिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एस्टिक एसिड, क्लियर है, ये भी रिपीटिशन है, बार बार पूछा गया तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद हाइड्रोक्सिल एमीन डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप। देखिए समझिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 26। बाकी सब में आप हिंट लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के आप लिख सकते हैं अगर जो भी आप लिखना चाहेंगे। समझिए यहाँ पे क्या चीज कही गई है, ये कहा गया है कि RC डबल बॉन्ड OH, अगर इसका रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं H2NOH, तो ये रिएक्शन आपका क्यों नहीं हो रहा, वाटर मॉलिक्यूल तो एलिमिनेट हो सकता है, ये क्यों नहीं बनता, RC डबल बॉन्ड NOH, ये रिएक्शन इस तरीके से चलना चाहिए लेकिन नहीं चल रहा है, तो ये रिएक्शन नहीं चल रहा है। बट अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड को आप लेते हो जैसे एल्डिहाइड, तो ये रिएक्शन आपका चलता है, आप समझा सकते हो क्यों। ये वाटर, ये तो आपने एल्डिहाइड में पढ़ा है रिएक्शन, लेकिन ये एसिड में क्यों नहीं पढ़ा है, जबकि कार्बोनिल ग्रुप तो यहां भी प्रेजेंट है। ये जो रिएक्शन है एल्डिहाइड के साथ, ये सही है, ये आपका एसिड है एंड दिस इज एल्डिहाइड, और कीटोन भी आप ले सकते हैं। बताइए क्या वजह हो सकती है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है अपनी जगह पे, ये स्टेबल तो हो तभी तो निकलेगा यहाँ पे, ये स्टेबल नहीं है, ये आपका रेजोनेट कर रहा है इस वजह से, बिकॉज इन कार्बोक्सिलेट आयन द CO बॉन्ड रेजोनेट्स बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तो मतलब बिटवीन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन एटम्स, जिसकी वजह से अटैक जो है इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड 3 लोन पेयर दिखा दीजिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी 2 लोन पेयर पहले दिखाने पड़ेंगे आपको, और यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, क्लियर है। तो यहाँ एक स्टेटमेंट नीचे लिख दीजिए, बिकॉज इन एसिड the CO bond, location of CO bond is not fixed, it resonates between carbon and 2 oxygen atoms, और ये स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। समझ आ गया, इसमें ये लिखना है, बिकॉज इन एसिड द कार्बोनिल ग्रुप, the C double bond O group resonates between carbon and 2 oxygen atoms. It is not stable. Localized नहीं, delocalization हो रहा है। Resonance का दूसरा नाम delocalization of electrons, pi और lone pair। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना लिया, पीछे लिख लिया, ओके, तो छूट गया तो बता दीजिए। Why is para nitrobenzoic acid stronger than benzoic acid? देखिए
NO2 ग्रुप क्या करता है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड की बात आ रही है तो यहाँ समझ लेते हैं। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड क्या है, बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और पैरा पोजीशन पे NO2। यहाँ पे पोलैरिटी OH बॉन्ड की जैसे होती है वैसे है। अब ये जो NO2 ग्रुप है ये क्या इफेक्ट करता है, मतलब ये एक्सर्ट करेगा माइनस आई इफेक्ट। काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला। अब माइनस आई इफेक्ट से क्या होगी, OH बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, ड्यू टू विच रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन बिकम्स इजियर इन एक्वस सॉल्यूशन। इतनी बात आपको समझानी है। ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप the polarity of OH bond increases, due to which the release of H positive ion in aqueous solution becomes easy। यहाँ पे रिलीज दिखाना हो तो यहाँ दिखा दीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, यहाँ NO2 ग्रुप है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं NO2 ग्रुप की जगह फ्लोरीन और क्लोरीन लगा दूं तो बताइए कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। थोड़ा सोचिए। हालांकि ये क्वेश्चन बोर्ड का नहीं है, कॉम्पिटिशन का है, बट सोचिए, आंसर बिल्कुल उल्टा है। अब आप सोचिए कि क्यों है। आंसर मैंने आपको बता दिया। देखिए दो चीजें समझिए, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और एक होता है प्लस आर इफेक्ट। दोनों ऑपोजिट है यहाँ पे। दोनों की वजह से कंप्लीट चार्जेस डेवलप होंगे, मतलब सॉरी रेजोनेंस की वजह से कंप्लीट चार्ज आएगा, और इसकी वजह से क्या आएगा आपका, इस पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये भी चेन में ट्रांसमिट होगा और यहाँ पे ये वाला इफेक्ट भी आपका ट्रांसमिट होगा चेन में, पूरा रेजोनेट करेगा। तो अब यहाँ पे आप खुद सोचो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज किस में होगा आसानी से, फ्लोरीन में या क्लोरीन में? क्लोरीन में। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज ज्यादा आसानी से होगा इनकम में। फिर उससे आपकी OH बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो आपकी इफेक्ट होगी। कौन सा चार्ज ट्रेवल करेगा जब ये अंदर जाएगा, तो यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव कर रहा है और इसके अंदर जाने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका ट्रेवल करेगा। यहाँ तक नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर घूमेगा इधर, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ बढ़ा देगा, ये क्या करेगा, शेड पेयर को और खींच लेगा इस तरह। क्लियर हुई है बात? ये हालांकि क्वेश्चन ये कॉम्पिटिशन में आया, लेकिन देखिए एलिफेटिक और एरोमेटिक में किस तरीके से बदल गया। तो यहाँ बस इतना नोट कर लीजिए, अगर आप लिखना चाहते हैं कि अगर बेंजोइक एसिड के केस में अगर फ्लोरो और क्लोरो है, माना माइनस आई इफेक्ट की वजह से पार्शियल चार्ज ट्रेवल कर रहा है, लेकिन कंप्लीट चार्ज का इम्पैक्ट ज्यादा होगा जो रेजोनेंस की वजह से प्रिंट हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने अलग से बता दिया है, हालांकि ये बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं उतने हाई लेवल पे नहीं जा रहा, जो बोर्ड के क्वेश्चन है उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन यह बात आ गई जब नाइट्रो की, तो मैंने ये बात आपको बता दी, क्योंकि ये फ्लोरीन और क्लोरीन वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग में ये कंसेप्ट मैंने कवर अप किया हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग में जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैंने ये चीज डाल दी है, फिर भी तो यहाँ मेरे को ध्यान आ गया तो मैंने इसीलिए ये बता दिया। तो क्लोरो दिस इज स्ट्रॉन्गर, यहाँ इतना लिख लीजिए, एंड दिस इज वीकर। नेगेटिव चार्ज जो ट्रेवल करेगा वो रिंग में ही करेगा, ये ध्यान रखना, वो कहीं बाहर नहीं जाना। चाहे आप पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से लें, चाहे इसके ट्रांसफर होने की वजह से लें, दोनों केस में यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया। तो ये आंसर क्लियर है आपका? ओके, आगे बढ़ते हैं। 28 Why is benzoic acid stronger than ethanoic acid? बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है इथेनॉइक एसिड से।
बताइए। देखिए सिंपल सा कंपेरिजन है, बेंजोइक में फिनाइल ग्रुप है, इथेनॉल में नहीं है। एल्काइल ग्रुप की वजह से एसिड के अंदर तो एक वो काम कर ही रहा है आपका रेजोनेंस, COH ग्रुप में वो आपने समझ लिया, लेकिन यहाँ बेंजीन रिंग भी तो रेजोनेंस को सपोर्ट कर रहा है, तो और स्टेबलाइज कर देगा किसको, एनाइन को। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बेंजोइक एसिड में जो एनाइन का है वो ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू इथेनॉल, और उसकी मेन वजह क्या है, फिनाइल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग में। क्लियर है? तो ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग या फिनाइल ग्रुप, ड्यू टू विच यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ बना लीजिए इसको। 28th क्वेश्चन है ये, 28th ही है ना ये, यस 28th में आपका फिनाइल C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे H, या H हटा के नेगेटिव आयन बनाए थे, वो हमें पता है डिफिट तो ही जाएगा। और दूसरी तरफ इथेनॉइक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो सिस्टम है ये तो अपनी जगह काम कर रहा है, बट ये जो है यहाँ पे रेजोनेंस ये भी शो कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर सकता है, अंदर बाहर की तरफ ये ट्रैवल करा देगा, ये तो अंदर ट्रैवल हो जाएगा ये, और यहाँ पे जो है ये आपका नहीं हो सकता, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस है। तो ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ड्यू टू फिनाइल ग्रुप, यहाँ फिनाइल ग्रुप नहीं है, कार्बोक्सिलेट की वजह से जो है वो दोनों में कॉमन है। क्लियर है? एसीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म, 31 क्वेश्चन ही है, 3 और बचे हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्ट विद NH2OH टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, ये IC का क्वेश्चन है। एंड विच हैज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ये तब ये पूछा गया था जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमेरिज्म 12th में होती थी, बाद में क्या हुआ स्ट्रक्चरल 11th में गई, अब पूरी चली गई, तो ये तब का क्वेश्चन है जब आपका स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 12th में होती थी। तो पहले क्वेश्चन समझिए, एसीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन से कैसे रिएक्ट करता है आपको पता है, टू फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट विच हैज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, but acetaldehyde react with hydroxylamine to form product which has two geometrical isomer। तो आपको रिएक्शन तो पता है ना कैसे हो रहा है, NOH ग्रुप आता है वहां पे, तो मैं डायरेक्ट इसके आइसोमेरिज्म समझा देता हूँ कि उसका क्या कंसेप्ट है। तो 29 देखिए, एसिटाल्डिहाइड में जो हाइड्रोक्सिल एमीन आपका बनता है CH3C डबल बॉन्ड N और आगे OH और यहाँ पे नीचे H आ जाता है, दिस इज एल्डोक्साइन या एल्डिहाइड ऑक्साइन कह सकते हैं। और कीटो ऑक्साइन में यहाँ पे क्या होगा, CH3C इधर CH3 डबल बॉन्ड NOH। आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से पढ़ी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आपने सिंक्रोनाइज्ड और एंटी फॉर्म पढ़े हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होती है ना वो कार्बन और कार्बन के बीच में होती है, ये तो पता है ना, डबल बॉन्ड एल्कीन, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन नाइट्रोजन, तो यहाँ सिस ट्रांस नहीं यूज होता है, यहाँ सिंक्रोनाइज्ड और एंटी फॉर्म होता है। अब ये देखिए मैं इसके बना रहा हूँ CH3 यहाँ पे C और इधर क्या आ जाएगा H, फिर मैंने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या लिया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ले लिया मैंने OH, जहाँ H और OH सेम साइड है इसको मैंने सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म बोल दिया। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अब मैं OH इस तरफ कर देता हूँ, बाकी ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट और सेम साइड पे क्या है, H और OH, ये सेम साइड पे, ये ऑपोजिट साइड पे, तो ये एंटी फॉर्म है, यहाँ आप सिस ट्रांस नहीं यूज कर सकते, बस ये ध्यान रखना। लेकिन कीटोन के अंदर ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ये तो एल्डिहाइड के लिए था, कीटोन के अंदर दोनों तरफ यहाँ पे क्या है, CH3, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर अगर मैं OH कहीं भी ट्रांसफर कर लूं तो मैं डिस्टिंग्विश कैसे करूंगा कि यहाँ पे OH CH3 की तरफ है या अगेंस्ट है, तो यहाँ नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल, इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं लेकिन इसका कोई आइसोमर नहीं होता, ये सिंगल प्रोडक्ट है आपका।
और क्वेश्चन में यही चीज आपको बताई है। क्लियर है? स्विस ट्रांस आइसोमेरिज्म वहीं पे होता है जहां पे आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसमें फिर फर्दर अगर बहुत डिटेल में जाते हैं तो ENZ भी आ जाते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन अभी उनकी बात नहीं कर रहे, वहां पे अभी सिर्फ इन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब बचा क्वेश्चन आपका ये, वाई फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, ये कर लोगे। CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। वाई बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव फील्डक्राफ्ट रिएक्शन। बेंजीन रिंग बेंजोइक एसिड में कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आर इफेक्ट, है ना, प्लस आर तो है नहीं। माइनस आर इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रिंग के अंदर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, वो क्या करता है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बस इतना देखिए, कोई तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना फील्डक्राफ्ट रिएक्शन में, मान लेते हैं CH3 पॉजिटिव या CH3CO पॉजिटिव, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल्स वहां पे अटैक नहीं कर पाए। तो मेन रीजन इसका बस इतना ही लिखना है आपने कि बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव फील्डक्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट द बेंजीन रिंग गेट्स डीएक्टिवेटेड, हेंस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इज न्यूट्रलाइज्ड या मिनिमाइज्ड। तो ये रीजन यहाँ पे देता है। तो दो मैंने आपको फील्डक्राफ्ट के पढ़ाए, एनिलीन क्यों नहीं देता है और बेंजोइक एसिड क्यों नहीं देता है, ये दोनों रीजन एक कल पढ़ाया था एक आज, तो इनको अच्छे से आपको देखना है। बंद कर देते हैं।